तो आज बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सवालों से रिवीजन का प्रयास करेंगे। जैसी बात करते हैं, पहला सवाल है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल। आपको एक बात याद रखनी है दोस्त, जब भी लिखा होगा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो इसका मतलब जब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स लिखा हो तो यानी आपको ऑप्टिकल आइसोमर प्लस ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों का सम लेना है। यानी कि आपको ऑप्टिकल आइसोमर भी लेना है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी लेना है। आजकल के पेपरों में ज्यादातर यही आता है। देखते हैं और कंसेप्ट सुनते जाएंगे तो रिवाइज होगा। सबसे पहले जो आपको पता है, यहां पर मैं बात स्टीरियोजेनिक सेंटर की करूंगा, एसजीसी से रिप्रेजेंट करूंगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कि वो सेंटर जिसके रिस्पेक्ट में हमारा मॉलिक्यूल जिस सेंटर के अबाउट ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। अभी के लिए तो इतना ही। देखते हैं, अगर बात करें बेंजीन रिंग की, तो बेंजीन रिंग में पाई बॉन्डेड सिस्टम है, तो इस रिंग के अबाउट किसी प्रकार का कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। यहां आते हैं दोस्त, यहां पर अगर बात करें तो याद करिएगा, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन पढ़े थे कि अगर डबली बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ओपन चेन में है और उसकी दोनों वैलेंसी आपस में डिफरेंट, दोनों वैलेंसी आपस में डिफरेंट, तो आपस में दोनों तरफ डिफरेंट है, तो उस डबल बॉन्ड के अराउंड हमारा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हमें यहां पर मिल जाएगा। दूसरा, इसी को अगर आगे बढ़ाते हुए देखें तो यहां अगर देखा जाए तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड भी अगर आप देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि डबली बॉन्डेड कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, यानी ये भी हमारा क्या होगा, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। क्लियर? तो अभी आपको लग रहा होगा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर दो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मेथिल लगा है और ये अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो CH2CH3 यानी एथिल लगा है। इसकी एक चौथी वैलेंसी होगी जो हाइड्रोजन हो। तो अगर मैं इस कार्बन के लिए आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे एक ऐसा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है और इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। ये बेंजीन रिंग वाला ग्रुप लगा है, तो चारों वैलेंसी अगर अलग अलग है तो यहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी ये सेंटर भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। तो 1, 2 और 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको मिले। ठीक, अगला स्टीरियोजेनिक सेंटर, थोड़ा दिमाग लगाना, ये साइकिल है। साइकिल में अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, बोलो, और अगर इसके पास एक हाइड्रोजन है तो एक ये बड़ा सा ग्रुप, ये ग्रुप अगर आप इसे कंसीडर करें, एक ये बड़ा सा ग्रुप, एक ये हाइड्रोजन, और अगर इस मॉलिक्यूल को मैं इसी पॉइंट से कट करता हूं तो ऊपर और नीचे का जो हाफ है वो अलग अलग है। ऊपर नॉर्मल है, नीचे डबली बॉन्डेड सिस्टम है। तो इसका मतलब साइकिल में बोला गया ऊपर नीचे अलग अलग, यानी ये दोनों वैलेंसी अलग अलग, और इस कार्बन का एक H और एक ये बड़ा सा ग्रुप अलग है, यानी इस पॉइंट के अराउंड भी एक कायरल सेंटर मिलेगा जहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। तो अब अगर बात की जाए तो टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर है 1, 2, 3 और 4। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 4। अब आपको याद रखना है और ये ध्यान रखना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर जो चारों मिले हैं इनमें से कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर एक जैसा नहीं है। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर शो कर रहा है डबल बॉन्ड, तो इसके जो दो ग्रुप है वैसा ग्रुप यहां पर कहीं नहीं है, यानी कि अलग अलग है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर डिफरेंट होते हैं तो उस सिचुएशन में बोला जाता है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 की पावर n, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है स्टीरियोजेनिक सेंटर की संख्या को, यानी कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो हमारा आंसर कितना जाएगा? 16 इसके ऐसे आइसोमर होंगे
जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करे। आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने 2 की पावर n का फॉर्मूला तो तब बताया जब स्टीरियोजेनिक सेंटर आपस में डिफरेंट, अगर सेम होंगे तो क्या होगा? उसी के लिए हमारा अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल। तो आपको समझ में आ रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर शब्द लिख दिया गया है, यानी हमें ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों को ही लेकर यहां पर चलना है। ठीक, जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसको थोड़ा सा अगर मैं ओपन करके लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, CH3, यहां OH होगा, इसके पास ये H होगा, CH, डबल बॉन्ड CH, CH, OH और CH3। देखिए, सबसे पहला काम अपने को ये देखना है कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है। आइए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, चारों वैलेंसी अलग अलग है, मेथिल है, हाइड्रोजन है, OH है और ये बड़ा सा, यानी कि ये कार्बन कायरल कार्बन होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो हम उसे स्टीरियोजेनिक सेंटर मानेंगे। डबली बॉन्डेड कार्बन की बात करें तो ये कार्बन की दोनों वैलेंसी आपस में डिफरेंट है, बोलो, अगल बगल सेम हो सकता है, डबली बॉन्डेड यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की दोनों वैलेंसी आपस में डिफरेंट होनी चाहिए, तो आपस में एक H है और एक ये बड़ा सा ग्रुप लगा है, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसका मतलब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। जैसे हमने इसको देखा था वैसे ही अगर हम इसे देखें तो इस कार्बन की भी चारों वैलेंसी अलग अलग है और स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। लेकिन दोस्त, अगर मैं इस सवाल में आपसे कहूं तो अब आप ये बताइए, आप ये कहेंगे कि सर यहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 3। बोलो भैया, स्टीरियोजेनिक सेंटर तो 3 है, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करके देखा जाए तो ये बताइए आप, इसको तो मैं अलग ही कर लूं तो मैंने रेड से दिखा दिया, ये दोनों कायरल कार्बन एक जैसे, वैलेंसी सेम है, देखिए OH HCH3 और ये ग्रुप, OH HCH3 और ये ग्रुप। इसका मतलब यहां कहा गया इस मॉलिक्यूल में क्या पाया जा रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या पाई गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये वो केस है जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर जब आ जाए टोटल और वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूले हैं, और वो 2 फॉर्मूले, वो फॉर्मूले ये है, आपको याद रखना है, अगर n की संख्या इवन आएगी या n की संख्या ऑड आएगी, यही 2 सिचुएशन होंगी। अगर n इवन आता है, लेकिन ये तब होगा जब मॉलिक्यूल में क्या मौजूद हो? किसी प्रकार की सिमेट्री, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहां जैसी बात हम लोग कर रहे हैं। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है या जो कुछ लोग बोलेंगे सेम स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट, उस सिचुएशन में हम इन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज 2 की पावर n से निकाल के चले जाएंगे, वो सरल सवाल। n अगर इवन है तो बोला जाता है टोटल स्टीरियो आइसोमर आते हैं 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। ध्यान रखिएगा, n/2 करना है फिर -1। अगर ऑड है तो 2 की पावर n-1, यानी शुरुआती जो फॉर्मूला है वो सेम है। ऑड के केस में होगा 2 की पावर पहले 1 से घटा लेना है फिर 2 से डिवाइड करना है, यानी n-1/2। तो ये बताइए हमारे पास जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो कितने आए हैं? 3। तो अगर 3 आए हैं तो इस फॉर्मूले का केस बनता है, यानी n बराबर 3, यानी ऑड वाला केस। तो अगर ऑड वाला केस है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर देखिएगा 2 की पावर n-1 का मतलब 3-1 प्लस 2 की पावर 3-1/2, यही बनेगा बेटा। यहां से आएगा 2 की पावर 2, यहां से आएगा 2/2 यानी 1, यानी 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 होता है 4 प्लस 2, यानी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी? 6। लेकिन अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाते तो 2 की पावर 3 8 आता,
जो कि गलत था। तो आपको ये याद रखना है, आप इसे ट्रिक समझिए या फॉर्मूला, सभी लोग इसको पढ़ते हैं, मैंने क्लास में पढ़ाया है, आपको ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखनी। तो दोनों ही केस मैंने आपको करा दिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ऐसा ही सवाल आ भी चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंट किया है। कैसे? टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक, पहले तो साइक्लिक निकालना है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल, मतलब C5H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे साइक्लिक वाले केवल, लेकिन उनको गिनने के साथ साथ उन साइक्लिक, फिर से सुनिएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे C5H10 के, और उनमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे उनके स्टीरियो आइसोमर को भी काउंट करेंगे। तरीका, इस बार हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिया होता है, तो इस बार आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। तरीका यह होता है कि हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, जो भी मॉलिक्यूल दिया है C5H10, हम उसका एल्केन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एल्केन। तो एल्केन अगर हम लिखेंगे तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यही तो होता है। तो अगर मैं इसका एल्केन लिखूंगा तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं n बराबर 5 रखूंगा तो आएगा C5H12, यानी जो भी मॉलिक्यूल दिया है आप उसका एल्केन लिख लीजिए और कार्बन की संख्या से लिख सकते हैं। अब यार आप देखो एल्केन से कितने हाइड्रोजन निकाल के ये बना होगा, तो C5H12 है और C5H10 बनाया है, यानी कितने हाइड्रोजन को निकालना पड़ा होगा? 2 को। जब भी 2 हाइड्रोजन निकलते हैं तो बोला जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होगा। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको हर बार निकाल लेना, यानी कि अगर आपने एल्केन लिखा होता और 4 हाइड्रोजन कम होते तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होता, अगर 8 हाइड्रोजन कम होते तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 होता, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब यार एक बात बताइए, अगर इसके अंदर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाया जा रहा है तो उससे क्या पता चलेगा? कहा गया जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो तो उस सिचुएशन में हम या तो साइकिल बना सकते हैं, यानी एक साइकिल बना देंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगा, या कहा जाता है एक डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है। लेकिन डबल बॉन्ड आप कहां बनाएंगे? ओपन चेन। कहां बनाएंगे बेटा? ओपन चेन। तो इसका मतलब हमें यहां पे अगर पूछा जाता टोटल तो फिर हम सारे बनाते, अभी हमें बोला गया है साइक्लिक, तो इसका मतलब हम उस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का प्रयोग किसमें करेंगे? साइकिल बनाने। चलिए साइकिल बनाते हैं अगर, तो C5H10 है, 5 कार्बन अगर है तो स्टार्टिंग कैसे होती है इसको देखिएगा। सबसे पहले 5 कार्बन है मैक्सिमम से, चलिए 5 कार्बन का एक साइकिल बना लीजिए, साइक्लोपेंटेन। अब एक एक करके कम करिए, देखिएगा अगर मैं 5 की बजाय 4 कार्बन की एक साइकिल बनाऊं तो क्या एक कार्बन रह जाता है? और अगर एक कार्बन रह जाता है तो इन चारों में से मैं कहीं भी लगाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां मैं इसे मेथिल के तरीके लगा सकता हूं। ठीक, इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप देख लीजिए, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं क्योंकि चारों कार्बन सिमेट्रिक। अगला, अब मैं 4 की बजाय 3 कार्बन की साइकिल बनाता हूं, तो जैसे ही मैं 3 कार्बन की साइकिल बनाऊंगा 2 कार्बन बचेंगे बेटा। 2 कार्बन अगर बचते हैं तो पहला तरीका है हम उन दोनों कार्बन को एक साथ एथिल की तरीके लिख सकते हैं, तो CH2CH3 की तरीके लिख दिया। दूसरा तरीका है कि हम उन कार्बन को 2 मेथिल की तरीके लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पर 2 मेथिल की तरीके लिख दिया। अब आप यही लिख के ना भाग जाइएगा, 2 मेथिल अगर आपने लिखा है तो क्या वो पहली पोजीशन पे लिखा है? तो इसका मतलब हमें और इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं, यानी अभी हम मेथिल को घुमा सकते हैं। तो अगर एक मेथिल बगल में आ जाए तो क्या इससे एक स्ट्रक्चर ये 1,2 डाई मेथिल वाला भी बन जाएगा?
बिल्कुल बन जाएगा। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने? 5। बहुत अच्छे सवाल समझिएगा, टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने हैं? 5। लेकिन यहां क्या दिया है? स्टीरियो देखना है। अब अगर हम स्टीरियो की बात करेंगे तो साइक्लोपेंटेन में कोई स्टीरियो नहीं होता है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। यहां अगर हम बात करें तो अगर आप देखिएगा तो क्या यहां H है और यहां भी H होगा? बोलो। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 20 से कट करता हूं, ये देखना, तो ये मुझे सिमेट्रिकल दिख रहा है, लेकिन तरीका क्या होता है कट करने का, इसे समझिएगा, इसे हटा दीजिए। ये बहुत लोग करते हैं। आप अपने दिमाग में याद रखिए कि मैं जिस कार्बन को चेक कर रहा हूं, मैं उसी के सामने आरी चलाऊं। अगर मैं इस कार्बन को चेक कर रहा हूं कि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है या नहीं, तो एक हाइड्रोजन है, एक मेथिल है, और अगर मैंने यहां से कट किया इस पीली लाइन से, तो मुझे दिख रहा है इधर CH2 मिलेगा और इधर मुझे CH3 मिलेगा। मतलब ये कार्बन कायरल कार्बन होगा, यानी ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर। यही सेम काम अगर आप इस कार्बन को चेक करते समय करेंगे तो आपको दिखेगा एक CH2, एक CH3, और ये दोनों वैलेंसी अलग अलग, यानी कि ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। अब 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गए, समझिएगा, आप ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में मत फिरिए। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गए। अब आप देखिए क्या मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री थी, तो अब वो वाली लाइन काम आएगी। अगर हम इसे 20 से कट करते तो क्या जैसा कायरल कार्बन ऊपर दिख रहा है वैसा ही कायरल कार्बन नीचे दिख रहा है। यानी इस मॉलिक्यूल में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 2 हैं। बोलो। लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या मौजूद है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो क्या यहां पे फॉर्मूला लिखा है? हम 2 की पावर n नहीं यूज करेंगे, बल्कि n इज इक्वल टू इवन वाला यूज करेंगे। तो अगर इवन की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, यही तो बनेगा। तो अगर ये फॉर्मूला बना तो इस मॉलिक्यूल की कितने आइसोमर बन सकते हैं स्टीरियो, उसकी बात हो रही है। n बराबर 2 रखें तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 -1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1, यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, यानी 3। ये 3 क्या बता रहा है? ये 3 ये बता रहा है कि ये अकेला मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप में किसके बराबर है? 3 के बराबर है, क्योंकि ये 3 प्रकार से स्टीरियो आइसोमर बना सकता है। तो 3 हो गए ये, और 1 2 3 4 हो गए ये। तो 4 और 3 7। तो हमारा जो नेट आंसर होगा वो आंसर यहां पर क्या जाएगा? 3 + 4, यानी टोटल 7। क्योंकि उसने कहा था कि आप साइक्लिक बनाइए और साथ में स्टीरियो की पॉसिबिलिटी को भी जोड़ दीजिए। तो ये आइसोमेरिज्म के 3 सवाल हैं, आप इन्हें अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक ठाक कंसेप्ट इसके अंदर है, आपका काम चलेगा। इसके बाद हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एक सीक्वेंस दिया है हमको, एक कंपाउंड है, एल्किल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन पहले NaC ट्रिपल बॉन्ड CH से कराना है, फिर NaNH2 से, और फिर इससे। क्या मामला है, किस तरीके से सवाल आगे बढ़ेगा, देखिए। अगर मैं बात करता हूं और ये कंपाउंड आपके सामने लेता हूं और इसकी पहली रिएक्शन कराता हूं NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये सोडियम एसिटलाइड है, यानी Na+ और C-। तो अगर C- है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, Br एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो क्या ये इस कार्बन पे अटैक करे और Br जो है वो Br- की तरीके निकल जाए। SN1 SN2 हम लोगों ने सब पढ़ा है, यानी पहली रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो जैसे ही Br यहां से निकल जाएगा, क्या बनेगा? मैं एक एक प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं। इस कार्बन तक हम लोग पहुंच गए, 1 2 3 4 पहुंच गए, और यहां से ये कार्बन अटैच हो जाएगा, यानी इसके बाद हमें मिलेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है बात? अगली रिएक्शन है NaNH2 के साथ।
NaNH2 एक बेस है, Na प्लस और NH2 माइनस। अगर हम बात करें तो हमारे पास टर्मिनल एल्काइन, और टर्मिनल एल्काइन में C माइनस और H प्लस यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिसे NH2 माइनस निकालकर अमोनिया गैस निकाल देगा, है ना बेटा। तो अगर अमोनिया निकाल देगा तो यहां से क्या बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ये बना। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, यहां Br अटैच, ये 3 कार्बन है, ध्यान रखने नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने। अब यार एक्चुअली में हमने क्या किया है, पहले जिसके ऊपर अटैक कराया था अब उसे फिर से न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर लिया, ये वापस से इस कार्बन पे अटैक करे और Br माइनस की तरीके निकल जाए, सेम एज रिएक्शन 1, यानी कि ये फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, यानी कि मामला क्या बनेगा देखिएगा, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये कार्बन जब इससे अटैच होगा तो 1 2 3 कार्बन हमें दिखेंगे, तो 1 2 3, ये वो 3 कार्बन है जो हमने अलग से जोड़े। तो अगर मैं बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये नोनाइन, और 1 2 3 4 4 का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। सिंपल रिएक्शंस है, याद हो जाती हैं आसानी से, ध्यान रखना। अगला सवाल है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करा। सबसे पहले समझिए सोडियम बाइकार्बोनेट की कहानी क्या है। Na प्लस HCO3 माइनस की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एसिडिक H प्लस निकाले। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट 1 मोल लिया गया है, यानी कि ये केवल एक H प्लस निकाल सकता है। अब वो H प्लस या तो वो COOH वाले ग्रुप से निकालेगा या SO3H से निकालेगा। तो अगर मैं बात करूंगा एसिडिटी की, तो ये सबको ध्यान होना चाहिए कि जो SO3H वाला जो ग्रुप होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है विद रिस्पेक्ट टू COOH। रीजन रेजोनेंस है, तो इसका H ज्यादा अच्छे से H प्लस की तरीके निकल सकता है। तो इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही केसेस में कौन सा वाला H प्लस की तरीके निकालेगा, SO3H। इसको तो ये छुएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये H प्लस निकालेगा और 1 मोल लिए तो क्या ये H2CO3 बनाएगा, यहां SO3Na बन जाएगा, दोनों केस में तो कोई नई बात नहीं। H2CO3 जो होता है वो एक्चुअली में अनस्टेबल होता है, यानी कि वो तुरंत ब्रेक हो जाता है H2O प्लस CO2, इसीलिए यहां गैस लिखी। तो अगर ये H प्लस निकला और इसे मिला तो H2CO3 बनेगा, यानी कि CO2 गैस रिलीज। यहां आते हैं, H प्लस निकालेगा, H2CO3 है, H2CO3 जो है वो फिर से ब्रेक होगा, CO2 बनाएगा, लेकिन जो CO2 यहां बनेगी वो कार्बन का आइसोटोप है 14, यानी यहां हम उसके ऊपर 14, ये ध्यान रखना है, कार्बन का आइसोटोप है। यहां पर आइसोटोप का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये H प्लस निकला ही नहीं। अब एक बात ये बताइए, इस सिचुएशन में अगर बात करें तो मोलर मास पूछा गया है, तो ये कार्बन जो होता है वो तो 12 वाला होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करेंगे तो क्या 12 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का, यानी 2 गुणे 16। तो यहां से अगर हम निकालें तो 16 दूनी 32 और 12 44 आता है। यहां आते हैं 14 कार्बन का और 2 गुणे 16, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो 32 और 14 46 आता है। तो इसका मतलब सम की अगर मैं बात करूंगा तो वो होगा 42 प्लस, सॉरी 44 प्लस 46, यानी कि जो गैस निकलेगी उनका नेट सम कितना आएगा, 90। ध्यान रखना है, तो फंसाने के लिए सवाल था। मेन पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि अगर आपने 1 मोल लिया है तो आप कौन सा H प्लस निकालेंगे, SO3H। क्वेश्चन नंबर 6 KOBr से दिया है,
ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। यहां पे KOBr लिखा होगा या इसी को KOH प्लस Br2 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या कहलाएगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब डिग्रेड होना। यहां होता क्या है, जो भी हमारा एमाइड ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो K2CO3 बनाता है। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो जो A बनेगा वो बनेगा CH3NH2। यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिग्रेडेशन का मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा और 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन। ठीक है। रिडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये कार्बन आर्बन कम नहीं करता है। तो ये CONH2 ग्रुप को एमाइन में अगर कन्वर्ट करेगा तो बनाएगा CH3CH2NH2। अभी भी इसने क्या बनाया है? 1 डिग्री है। तो इन दोनों में बना तो 1 डिग्री एमाइन। पूछा गया है रिलेशन क्या होगा इनके बीच में। तो एक बात याद रखिएगा, फंक्शनल आइसोमर हो नहीं सकते क्योंकि दोनों 1 डिग्री एमाइन है, यानी फंक्शनल आइसोमर तो नहीं। होमोलोगस का क्या मतलब होता है? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और मल्टीपल यानी कि CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए, या मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस आना चाहिए। तो क्या इन दोनों के बीच में इस CH2 का केवल डिफरेंस दिख रहा है? इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? आपस में होमोलोगस है, यानी समजातीय श्रेणी के। तो ये आपको याद रखना है, ये लगेगा। आइडेंटिकल भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक जैसे नहीं है, और पोजिशनल आइसोमर भी नहीं बोल सकते क्योंकि NH2 ग्रुप अपनी पोजीशन सेम वो चेंज नहीं कर रहा है, दोनों जगह पे 1 पे लगा, या चेंज कर भी नहीं सकता है, ये याद। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 यहां पर कंप्लीट होते हैं। हम बात करते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा सवाल और उसके बाद समझने का प्रयास करना है कि किस तरीके से हमें इसे करना है। हाउ मेनी कंपाउंड्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्ट? क्या? ऑर्थो पैरा। तो बोला गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वो होते हैं, पहली चीज, जिनमें +M वाले ग्रुप, +I वाले या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओ। नोट कर सकते हैं, +M +I या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, या नेट में इन तीनों में से कोई भी ज्यादा हो, वो सारे कंपाउंड कैसे होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे, यानी कि वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो और पैरा पे डोनेट। आइए, NO2 हम सबको पता है -M वाला ग्रुप है, यानी -M से इलेक्ट्रॉन खींचता है। मेथिल प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। आ गया, क्या दिखाएगा? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि NO2 -M से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, लेकिन मेथिल ऑर्थो और पैरा पे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ाएगा। OCH3 ऑक्सीजन का लोन पेयर डायरेक्ट रिंग के साथ रेजोनेंस में, तरीका बताया था। तो ये कौन सा वाला ग्रुप है? +M वाला ग्रुप है, ये याद होना चाहिए। COOH हम सबको पता है रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकाला है, क्योंकि रेजोनेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो इसका मतलब बेटा ये -M वाला ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की कम करता है। SO3H वो भी यही काम करेगा, अगर आप इसे प्रॉपर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, SO3 है, सॉरी, तो यहां पे अपन लोग OH लिखते हैं। तो ये भी रिंग से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकालेगा, यानी कि -M, मतलब लीडिंग इफेक्ट में लिख रहा हूं तो -M ही होगा। NH2 की बात करें, लोन पेयर है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी +M वाला। तो हमें कौन कौन से चाहिए थे? +M वाला होना चाहिए, तो आते हैं, या हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो एक तो हमारा ये मॉलिक्यूल, एक हमारा ये मॉलिक्यूल, और एक हमारा ये मॉलिक्यूल, यानी आंसर 1, 2 और 3। मॉलिक्यूल पूछे तो बता दीजिएगा, वरना आंसर आपको 3 लगाना है। ध्यान रखना है,
जब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की बात होगी, जो भी ग्रुप अटैच है रिंग के साथ, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए। रिंग को इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट होता है? प्लस एम से दिया जा सकता है, प्लस आई से दिया जा सकता है, या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से दिया जा सकता है। तो आपको ये तीन बातें अगर आप याद रखेंगे, या ये लीडिंग इफेक्ट होना चाहिए, तो इनके रिस्पेक्ट में आप चीजें कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने आपको पूरी एक रिएक्शन पढ़ाई है, लेक्चर में पढ़ी है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यहां पे सवाल फंसाने का प्रयास किया गया है। यहां दो रिएक्टेंट दे दिए गए, और स्टार का मतलब ये है बेटा कि ये सारे कार्बन जो है वो C14 वाले, कौन से वाले? C14 वाले, यानी कार्बन 14 वाले, बाकी 12 वाले। अब एक बात मुझे बताइए, आपको एक लाइन याद आनी चाहिए कि पिनाकोल, मैंने लिखाया है पिनाकोलोन इज आ, और ये इंपॉर्टेंट बात थी, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। मतलब दोस्त, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या है? इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, अंदर ही अंदर होता है। तो एक बात बताओ, और प्रोडक्ट एक ही बनाता है, तो ये बताओ इन दोनों को क्या तुम ऐसे कितने भी अल्कोहल ले लो, ये अलग पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करेगा, ये अलग पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट करेगा। तो एक प्रोडक्ट ये बनाएगा, एक प्रोडक्ट ये बनाएगा, यानी नेट में हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? दो। इनका आपस में रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर होता है, मॉलिक्यूल के अंदर होता है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी दो प्रोडक्ट ही फॉर्म होंगे। तो सवाल कोई बहुत कठिन नहीं आएंगे, आप अगर उन्हें नॉर्मल तरीके से देखते जाएंगे तो चीजें आसानी से करते जाएंगे। नोट करिए। चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9, एक एक करके सुनते रहिए। पहला है एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड का काम होता है बेंजाइलिक या एलाइलिक हाइड्रोजन को पोजीशन पर, जो कार्बन है उससे जुड़ा हाइड्रोजन, बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहलाएगा, और एलाइलिक कार्बन से जुड़ा एलाइलिक हाइड्रोजन कहलाएगा। तो बेंजाइलिक या एलाइलिक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह बी आर। तो क्या अगर इस सिस्टम में बात करें तो बेंजीन के बगल वाला कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा, और यहां पर ए बन रहा होगा। तो उस ए की अगर मैं बात करूंगा तो क्या वो कुछ ये बनेगा, यहां पर बेटा क्या आ जाएगा? बी आर। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगा, ये बी आर आ गया, ये कंपाउंड ए। ठीक, एल्कोहलिक केओएच से कराया। एल्कोहलिक केओएच होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेज, मतलब बी आर जहां जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेते हैं, मैंने आपको E2 एलिमिनेशन में पढ़ा है। तो यहां से हम लोग बी आर लेंगे, और यहां से हाइड्रोजन अगर हटाएंगे तो एच बी आर के फॉर्म में ये हटेगा। तो यहां पे बाद में वो के बी आर बना लेगा, उसका मतलब नहीं है, यहां डबल बॉन्ड आएगा। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं कंपाउंड बी को कुछ ऐसे लिख रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH। HBr की अगर बात करें और अगर उसके बगल में पैरोक्साइड दिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, पैरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? HBr में H प्लस और Br माइनस होता है, तो उसने वो कहता है निगेटिव पार्ट पाई बॉन्ड में जुड़ना, ये बात होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, यानी उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो ज्यादा हाइड्रोजन क्या होंगे? इस कार्बन के पास होंगे, तो बी आर यहां आएगा, तो हाइड्रोजन को यहां आना पड़ेगा। तो जो सी बनेगा वो ये बनेगा दोस्त, इसे हाइड्रोजन मिलेगा तो ये CH2, और इसको भाई साहब बी आर मिलेगा, है ना। वैसे बताने के लिए याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ में प्लस माइनस में तोड़ लीजिए, और निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास।
वैसे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, लेकिन नॉर्मल करने के लिए अपने को ये याद रखना है जो एनसीईआरटी में। एक्वस केओएच, एक्वस केओएच और एल्कोहलिक केओएच अलग अलग। एल्कोहलिक केओएच कराता है डीहाइड्रोहेलोजन, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालता है। एक्वस केओएच क्या करेगा, जहां हेलोजन है उसकी जगह पे OH ले आएगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है। NSR वो एलिमिनेशन कराता है, ये सब्स्टिट्यूशन कराता है, ये याद रखना। तो Br हट के उसकी जगह OH आ जाए। जब भी एक्वस KOH दिया हो या एक्वस NaOH दिया हो, हेलोजन हटा के OH लगा दीजिए। तो बेटा जो D बनेगा, देखिएगा ये H मैंने यही रखा है और ये CH2 और यहां आ जाएगा OH। इतना समझ में आना चाहिए। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका काम क्या होता है, ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? प्राइमरी एल्कोहल को, 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बनाएगा CH2 और यहां आएगा CH। याद रखना है, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एसिड में नहीं ले जाएगा। उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ये काम करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते। ठीक बात। फिर आया, अब तुम कहोगे एक्वस के OH का काम तो था Br को हटा के OH लाना ना। अब आप जो चीज दी है रिएक्टेंट, उसके रिस्पेक्ट में सोचिए, क्या ये हमको एक्वस के OH है और ये हमको यहां पर क्या दिया हुआ है? एल्डिहाइड। क्या दिया है? दो एल्डिहाइड। तो अगर हमें यहां पर एल्डिहाइड दिया है, तो आप जरा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन, वो लोग एक्वस बेस की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन, यहां हीट मानना पड़ेगा, एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने पूरी आपको क्लास में पढ़ाई थी। वो क्या करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कराने का तरीका क्या है? बहुत आसान है, आप ऐसे समझिए। जब भी आपको किसी का एल्डोल प्रोडक्ट लिखना हो, आप क्या करिए, उस मॉलिक्यूल को, मैं यहां लिख दे रहा हूं, उस मॉलिक्यूल को जिसके आपको अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं, दोनों हाइड्रोजन ले लीजिए। ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल, अब अगर इसका हाइड्रोजन लिया है तो इसके दूसरे मॉलिक्यूल में आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसका C डबल बॉन्ड O लेंगे तो बेसिकली आप इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और CH2, और मैं इसको ये रिंग ऐसे लिख दे रहा हूं, H यहां है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी एक्वस और हीट दिया हो तो हम वहां पर क्या निकाल देंगे? वाटर निकाल देंगे। ये वाटर निकाल देंगे। क्या? एक मॉलिक्यूल के दो अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन, और मिला के जोड़ दीजिए। तो दोस्त जो F यहां बनने वाला है, वो F क्या बनेगा जरा देखिएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसे पीएच लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखना, पीएच, ये कार्बन C, इसके साथ लगा है CHO, मैंने नीचे लिख दिया। दो H हटे तो डबल बॉन्ड आया, ऑक्सीजन हटा तो डबल बॉन्ड था, यहां लिखा CH, आगे CH2 और बेंजीन है, यानी ये है हमारा कंपाउंड। पूछा गया F कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है? डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड दोनों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये बेसिकली दोनों अलग अलग, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये शो करेगा? दो, अगर कल को आ जाए। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 10, H प्लस और बगल में नीचे लिख दिया माइनस वाटर, यानी वाटर हट रहा है। इसका मतलब ये सवाल है
डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, वाटर का निकलना मतलब डिहाइड्रेशन, और किसका, ऑफ एल्कोहल। क्या इवन एलिमिनेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाया। आते हैं, अब यहां ये बोल रहा है मिक्सचर बन रहा है। मिक्सचर क्यों बन रहा है जरा समझिएगा। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, देखना दोस्त, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये मैं OH लूंगा तो मेरे पास इन दोनों के, इसको मैं CH2 लिख रहा हूं, ये दो H है, क्योंकि बीटा पोजीशन से, यहां पर भी क्या होता है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाना होता है और ये OH हटेगा। तो अगर मैं, देखिएगा बड़े गौर से, ये OH और ये वाला H हटाता हूं पहले, जिसको टिक किया, तो क्या डबल बॉन्ड यहां आएगा, और डबल बॉन्ड यहां आएगा तो क्या हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूटीन 1। और अगर मैं ये वाला H अब हटाता हूं, जो दूसरे नंबर पे लगा है, तो अगर मैं हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड बीचों बीच आएगा, यानी बनेगा ब्यूटीन 2। अब जो ब्यूटीन 2 बन रहा है, जो सुनना, जो मिक्सचर बन रहा है, वो ब्यूटीन 2 दो फॉर्म में आएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, यहां से ब्यूटीन 2 दो लाइन में आएगा। कैसे, ब्यूटीन 2 जब बनाएंगे तो दोनों डंडियां अपोजिट रखेंगे, मतलब ट्रांस बनेगा, और दोनों डंडियां सेम साइड रखेंगे, मतलब सिस बनेगा। तो बेसिकली अगर कोई पूछे तो एक्स के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 और 3, वो तीनों मैंने यहां लिख दिए हैं, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2 में ट्रांस और सिस। ठीक है, इन्होंने कहा मैंने इसकी रिएक्शन Br2 से, बहुत अच्छी बात है। ब्रोमीन से अगर रिएक्शन कराते हैं तो आपको याद रखना है ये एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन, यानी दोनों Br एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लगते हैं। ठीक बात। अगर मैंने जहां पर ऐसे मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराई जिसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं, और मैंने इसकी रिएक्शन Br2 से कराई, तो यहां पर अगर आप बनाएंगे तो एक Br यहां आ जाएगा और एक Br मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये मैं H लिख दे रहा हूं। बात समझ, तो इससे एक प्रोडक्ट ये बना। क्लियर। अब सुनते चलना, ब्यूटीन 1 से जो प्रोडक्ट बना, क्या यार, अगर उसका ये वाला कार्बन आप देखें नीला वाला, तो एक Br है, एक बगल में ये ग्रुप है CH2Br। बोलो बेटा, मतलब यहां हाइड्रोजन 2 है, मैंने जानबूझ के एक लिखा है, और यहां पे पूरा एथिल ग्रुप है, यानी एक कायरल कार्बन। तो अगर कायरल कार्बन है तो इसका मतलब वाई में जब ये प्रोडक्ट के रूप में आएगा तो ये दो फॉर्म में आएगा, एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लेवो, यानी ये असल में एक ना हो कि कितने, दो। ये वाई के दो प्रोडक्ट होंगे, ये ध्यान रखना। ट्रांस की बात करते हैं, अब बड़े गौर से, आपको कितना याद है इस पे बात होगी। ट्रांस है और ब्रोमीन से रिएक्शन करा है, बात समझिए। मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं और आपको ध्यान आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टेम्पो। सिस की रिएक्शन ब्रोमीन से कराए, यहां मैं लिख रहा हूं कार। क्या मतलब है, कहा गया कि अगर आप, ये दोनों एडिशन तो एंटी ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है दोस्त। कहा यह गया ट्रांस पर, टेम्पो का मतलब ट्रांस पर एंटी एडिशन कराओगे तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मीजो। अब दो Br लगाने कैसे लगाए ये देखना पड़ेगा। तो अब आपको क्या याद रखना है, ट्रांस पे एंटी एडिशन कराएं तो क्या बनेगा, मीजो। तो यार अगर मीजो बनेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। बनाने का तरीका ये है, आप यहां लिखिए CH3 और जब इन डंडियों पे लगाएं तो मीजो बनाना है तो सिमेट्रिकल बनाना है, यानी यहां H तो यहां H, यहां Br तो यहां Br। यानी कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, यानी ट्रांस की रिएक्शन अगर एंटी एलिमिनेशन कराते हैं Br2 के साथ तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, मीजो। और दोस्त मीजो हमेशा अकेला होता है, तो एक ही। कार क्या कह रहा है,
सिस पर एंटी एडिशन, तो आर का मतलब रेशमिक मिक्सचर बनेगा। रेशमिक मिक्सचर का मतलब अब कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो अगर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए तो आप अगर इसे बनाएंगे तो ये CH3 अब अगर आप एक Br ऊपर लगाएंगे तो दूसरा आपको नीचे लगाना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं चाहिए। तो H और H, तो कोई कहेगा कि जरूरी थोड़ी है कि इधर मैं ऊपर लगाऊं, तो बोले ठीक बात। दूसरी सिचुएशन CH3 यहां पर Br नीचे लगा दीजिए, तो यहां Br ऊपर लगाना पड़ेगा, H और H। तो इस मिक्सचर को बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या नाम देंगे? रेशमिक मिक्सचर। तो अब जरा आप देखिए कितने कितने प्रोडक्ट बने। एक्स वाले में ब्यूटीन 1, ये हमारा था ब्यूटीन 1। बढ़िया सवाल है दोस्त, अच्छे से कर लोगे तो लगभग आइसोमेरिज्म और ऑर्गेनिक एक साथ। ब्यूटीन 1 का एंटी एलिमिनेशन कराए तो जो कंपाउंड बना उसमें कायरल्टी आ गई। कायरल्टी आई तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, यानी वो एक ना होके दो प्रोडक्ट है, तो वाई में वो दो फॉर्म में दिखेगा। ट्रांस एक्स के अंदर ही अगर एंटी एलिमिनेशन कराए तो मीजो प्रोडक्ट बना, यानी वो अकेला बना। सिस का एंटी एलिमिनेशन कराए तो कार का मतलब रेशमिक मिक्सचर बना, यानी कि वो दो बने। तो अब ये बताओ वाई में कितने बने? दो, दो चार और एक पांच, तो वाई कितने बने? 5। एक्स कितना बना? 3। एक्स क्योंकि वाई में अपने को इंक्लूडिंग स्टीरियो भी लेना है। एक्स प्लस वाई यानी 5 प्लस 3, आंसर 8। थोड़ा लंबा सवाल दोस्त जरूर है, लेकिन अगर आप चीजों को अच्छे से करेंगे तो बढ़िया समझ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलिए। नंबर ऑफ कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। बहुत सीधी सी बात, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट अगर देना है या हेलोफॉर्म टेस्ट देना है तो बेसिक सी बात क्या है, हमारे पास COCH3 ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? COCH3 ग्रुप अगर मौजूद है तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, या CHOH CH3 ग्रुप होना चाहिए। यानी अगर सवाल सिंपल आया तो इन दोनों से काम चल जाए। COCH3 ग्रुप होगा तो भी आइडोफॉर्म देगा, वैसे तो मैंने कई सारे पढ़ाए हैं, आपको उनको देखना है लेक्चर को। या CHOH CH3 टाइप का अगर ग्रुप है तो आइडोफॉर्म टेस्ट। आइए CH3COCH, क्या यहाँ पे COCH3 ग्रुप मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, यानी ये मॉलिक्यूल आइडोफॉर्म टेस्ट दे। यहां आते हैं, इधर से तो नहीं, लेकिन COCH3 ग्रुप मौजूद है, यानी ये मॉलिक्यूल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। COCH3 ग्रुप मौजूद नहीं है, नहीं देगा। COCH3 ग्रुप मौजूद देगा। यहां आते हैं CH3, मैंने मॉलिक्यूल लिख रहा हूं CH3, और क्या ये कार्बन के पास एक H भी होगा? CHOH ग्रुप मौजूद है, यानी कि ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH2OH है, नहीं देगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 मॉलिक्यूल दे रहे हैं। इसकी अगर बात करें, सुनते जाइए, आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब ये होता है कि आइडोफॉर्म बनना भी चाहिए। इस कंपाउंड की अगर आप बात करेंगे तो आपको याद रखना है इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। बहुत लोग गलती क्या करेंगे, CH3CO ग्रुप लगा हुआ है तो वो ये कह देंगे कि भाई साहब ये एक्चुअली में अगर हम बात करें तो इस रिस्पेक्ट में तो इसे आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म नहीं बनाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो इसके एक्टिव हाइड्रोजन है। ये आपको मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से ये H जब रिप्लेस होंगे तो ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं हो पाता, यानी कि एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप अगर मौजूद है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो हमारा आंसर 1 2 3 4, ये 4 मॉलिक्यूल को ही हम कंसीडर करेंगे। याद रखना है आइडोफॉर्म टेस्ट देना है तो COCH3 या CHOH
CH3। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, COCH3 होने के बावजूद भी इसने हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं दिया। रीजन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। जब भी मैकेनिज्म में जाते हैं तो जो रिप्लेसमेंट होता है उसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप अगर मौजूद है तो इसका मतलब फिर वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, 3 टेस्ट दिए हैं, आपसे पूछा गया है ये मॉलिक्यूल कौन कौन से टेस्ट दे सकता है। सुनिएगा, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सोडियम मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। ठीक है, क्या ये मॉलिक्यूल ये टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। OH के पास H प्लस है, देगा। एसिटिलीन ग्रुप में टर्मिनल हाइड्रोजन H प्लस है, एसिड के पास H प्लस है, आसानी से दे सकता है। यानी सोडियम मेटल के साथ इसका टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट होगा। एक भी ग्रुप ने दे दिया तो पॉजिटिव टेस्ट होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, इंपॉर्टेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब Na प्लस और HCO3 माइनस, इसका काम भी H प्लस निकालना है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी ये H प्लस निकालेगा तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप से निकालेगा, क्योंकि H प्लस निकालने के बाद ये बनाता है H2CO3। क्या बनाता है? H2CO3। H2CO3 एक एसिड है और आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब भी H प्लस निकालता है वो ये देखकर निकालता है कि कहीं रिएक्शन में होने के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं बन गया। तो अगर मैं बात करूं एसिटिलीन की, इसने अगर H प्लस दिया तो H2CO3 बनेगा। H2CO3 एसिटिलीन से तो अच्छा एसिड है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये फिनॉल ग्रुप है, इससे भी अच्छा एसिड है। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ना एसिटिलीन ग्रुप रिएक्शन देगा ना OH। कौन आया? एसिड। एसिड जो है वो इस के साथ बात करें अगर H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि ये अपना H प्लस निकाल सकता है। इसका मतलब नेट में टेस्ट क्या आएगा? पॉजिटिव टेस्ट आएगा। लेकिन केवल और केवल कौन दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ना एसिटिलीन का H प्लस निकलेगा ना फिनॉल का H प्लस निकलेगा, ये याद रखना है। क्योंकि रिएक्शन में जो एसिड बन रहा है वो कभी भी जिसने H प्लस दिया उससे स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहिए, वरना रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है, रिएक्शन नहीं। ल्यूकास टेस्ट याद करिए कौन देता था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, ये तो आपको याद होगा। लेकिन क्या मैंने, जिन्हें नहीं याद है वो ल्यूकास टेस्ट का लेक्चर देख सकते हैं। क्या मैंने आपको ये बोला था? फिनॉल कभी नहीं देंगे, फिनॉल कभी नहीं देंगे, विनाइल एल्कोहल कभी नहीं देंगे, ब्रिज एल्कोहल कभी नहीं देगा। क्या यहां पर यही एक एल्कोहल था जिससे उम्मीद थी कि ल्यूकास टेस्ट दे सकता है, लेकिन क्या ये बेंजीन के साथ जुड़ा है, यानी फिनोलिक एल्कोहल है, यानी कि ल्यूकास टेस्ट निगेटिव टेस्ट होगा यहाँ। तो पेपर में टेस्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है, आपको ये बात ध्यान रखिए। तो प्रयास था कुछ सवालों के माध्यम से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाए। तो जल्द ही इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। तो आप तब तक इन सवालों को अच्छे से नोट करके बढ़िया से लिखिए। जहां आपको डाउट हो, पीछे लेक्चर दिए हुए हैं, आप उनको प्रॉपर देखिए, क्योंकि कंसेप्ट के आगे कोई ट्रिक काम नहीं करती है, ये आपको याद रखना। धन्यवाद।